डियर स्टूडेंट, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा था। वर्क एनर्जी एंड पावर के पार्ट 4 हो गए और वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट 5 जिसमें अपन पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज एंड रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। तो फर्स्ट टॉपिक अपना है कंजर्वेटिव फोर्स और इसकी डेफिनेशन से कई बार एग्जाम्स में आती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। अब फर्स्ट कंजर्वेटिव डेफिनेशन, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स फर्स्ट definition. First definition. Under these forces, work done by conservative force does not depend upon path followed by particle. Does not depend upon path followed by particle. It means ये इनिशियल पोजीशन A है और ये फाइनल पोजीशन क्या है, B है। A से B ऐसे गया, इस प्रकार से आ गया और ये एक पाथ ऐसे हो गया। ये फर्स्ट पाथ है, सेकंड पाथ है और ये थर्ड पाथ है। और under these forces, work done by conservative force does not depend upon path followed by particle from one position to another position. From one position to another position, it means W first equal to W second equal to W third. W first equal to W second equal to W third. ओके, तीनों केस में क्या होगा, वर्क डन सेम होगा। और इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल पहला है ग्रेविटेशनल और सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड है सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये इसके एग्जांपल हैं, एग्जांपल भी हमें ध्यान रखने हैं। अब इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस mass of body is m or it displaced with height h। एक पाथ तो ये हो गया। सेकंड पाथ में इसको कैसे डिस्प्लेस किया जाता है, यहां से यहां, ये h1 हाइट हो गई, ये h2 हाइट हो गई और ये h3 हाइट हो गई। और टोटल हाइट किसके बराबर आ गई, h बराबर h1 प्लस h2 प्लस h1 प्लस h2 प्लस h3, h1 प्लस h2 प्लस h3। इसमें जो वर्क डन है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स W इक्वल टू mgh। पाथ फर्स्ट और वर्क डन इन हाइट h1 अगेंस्ट ग्रेविटी W1 इक्वल टू mgh1। ये क्वेश्चन सेकंड। इस पाथ पर वर्क डन की वैल्यू 0 होगी बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और थीटा की वैल्यू 90, cos 90 की वैल्यू 0।
इन हाइट h2 वर्क डन W2 इक्वल टू mgh2 और ये इक्वेशन थर्ड। और इस पाथ में अगेन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज जीरो बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स Fg vertically downward and displacement horizontal both are perpendicular to each other, theta equal to 90, cos 90 की वैल्यू 0 और W इक्वल टू एफ डी कोस थीटा फॉर्मूला होता है, इसलिए इसकी वैल्यू भी यहाँ 0 जाएगी। वर्क डन इन हाइट h3 अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स W3 इक्वल टू mgh3 और ये इक्वेशन क्या आ गया, फोर्थ आ गया। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W डैश इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 और W डैश इक्वल टू mgh1 प्लस mgh2 प्लस mgh3 और W डैश इक्वल टू mg कॉमन h1 प्लस h2 प्लस h3 और यह आ गया h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल टू h, तो mgh और mgh किसके इक्वल हो गया, W के इक्वल हो गया। इट मीन्स W डैश इक्वल टू W वर्क डन इक्वल इन बोथ केसेस, दोनों केस में वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, बट पाथ है वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट पाथ पर भी वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। सेकंड डेफिनेशन में, सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, under these forces in one complete cycle work done will be zero। under these forces, कंजर्वेटिव फोर्स जो है, under these forces work done in one complete cycle is zero। work done in one complete cycle is zero, W equal to 0। ओके, जैसे इसको ऊपर ले जाने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी W इक्वल टू mgh है, वापिस इसी हाइट तक यहाँ लाएं तो वर्क डन बाई ग्रेविटी हो जाएगा और वो माइनस mgh हो जाएगा, प्लस mgh और माइनस mgh इक्वल टू 0 हो जाएगा। जितना पॉजिटिव वर्क होगा उतना ही नेगेटिव वर्क होगा। थर्ड डेफिनेशन, under these forces in one complete cycle the kinetic energy of particle does not change। it means initial kinetic energy and final kinetic energy are same because W work energy theorem, W equal to delta K और W इक्वल टू 0 तो डेल्टा के इक्वल टू ऑल्सो 0 और डेल्टा के की वैल्यू क्या हो गई, के एफ माइनस के आई इक्वल टू 0 और के एफ इक्वल टू के आई, के एफ इक्वल टू के आई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स अंडर दीज फोर्सेज in one complete cycle work in one complete cycle the change in kinetic energy is 0। it means initial kinetic energy equal to final kinetic energy। non conservative force, non conservative force, conservative फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की फर्स्ट डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, अंडर दीज फोर्सेज वर्क डन ऑन पार्टिकल डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल।
इसमें तो क्या था, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल, और इसमें वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। इट मीन्स W फर्स्ट नॉट इक्वल टू W सेकेंड। जितने पाथ होंगे उतना ही वर्क डन डिफरेंट होगा। डिफरेंट पाथ वर्क डन विल बी डिफरेंट। एग्जाम्पल इसके क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स। और थर्ड एग्जाम्पल क्या है, विस्कोस फोर्स। विस्कोस फोर्स। ओके, ये कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। relation between kinetic energy and linear momentum. Linear momentum. Relation between kinetic energy and linear momentum. Linear momentum is equal to the product of mass and velocity of particle. Linear momentum is equal to the product of mass m and velocity v. It is denoted by p equal to mv. Squaring both side. Squaring both side. p square equal to m square v square. Divided both side by 2m. Divided both side by 2m. p square by 2m equal to m square v square by 2m. m से m कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर और हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू के. इट मीन्स पी स्क्वायर बाई 2m इक्वल टू के. इक्वेशन फर्स्ट, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m के और p इक्वल टू अंडर रूट 2m के. ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड आ गया. ओके, सेकंड इक्वेशन हो गया. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ काइनेटिक एनर्जी के इज कांस्टेंट. इफ काइनेटिक एनर्जी के इज कांस्टेंट. के कांस्टेंट. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 2 is constant, k is constant. It means p is directly proportional to root f. p is directly proportional to root f. Therefore, different mass of particle, kinetic energy is same. Greater mass then linear momentum will be greater. अगर मास ग्रेटर है तो linear momentum भी ग्रेटर होगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, one truck and one car.
one truck and one car have same kinetic energy, the linear momentum of truck will be greater than car, because mass of truck is greater than mass of car. Okay. Second point, m mass constant, इट मीन्स सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम P is directly proportional to root K. P is directly proportional to root K. Linear momentum is directly proportional to square root of kinetic energy. It means kinetic energy of any particle becomes 4 times, then linear momentum becomes 2 times. Kinetic energy of any particle becomes 9 times, then linear momentum becomes 3 times. Okay. P. Third, if a linear momentum is constant, P is constant, then 2 constant, P constant, K is inversely proportional to M. K is inversely proportional to M. It means linear kinetic energy, if linear momentum of a different particle is constant or same, then kinetic energy is inversely proportional to mass. It means mass will be greater, then kinetic will be lesser, or mass will be lesser, then kinetic energy will be greater. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी अपना टॉपिक हुआ। कुछ क्वेश्चन है अपने स्प्रेस्ट, वो देखें। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट, determine the ratio of linear momentum. Determine the ratio of linear momentum of proton and alpha particle. Proton and alpha particle. Okay. The kinetic energy of both particle is same. Kinetic energy of both particle is same. Okay. Both same, so P equal to under root M. P is directly proportional to under root M. P1 by P2 equal to under root M1 by M2. M2 mass of alpha particle, M2 mass of alpha particle equal to 4 mass of proton. So it means P1 by P2 equal to under root M1 by 4 M1, M1 से M1 कैंसिल, 1 by 2, 4 का रेशियो क्या आ गया, 1:2। सेकंड क्वेश्चन अपना, सेकंड क्वेश्चन,
Question second. The kinetic energy of any particle becomes 4 times determine the linear momentum of particle how much percentage change in linear momentum how much percentage change in linear momentum. We know that P is directly proportional to अंडर रूट की आंसर। यहां पर अपने को P2 बाई P1 जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है वो डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट K2 बाई K1 सिंस K2 इक्वल टू 4K1 देन P2 बाई P1 इक्वल टू 4K1 बाई K1 कैंसिल 2 P2 इक्वल टू 2P1 2 टाइम्स हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बिकम्स 2 टाइम। परसेंटेज चेंज यहां अपन कर देते हैं, परसेंटेज चेंज इन linear momentum, final linear momentum P2 minus initial P1, P2 minus P1 divided by P1 into 100, 2P1 minus P1 divided by P1, P2 की वैल्यू 2P1 हो गई, और into 100 ऊपर P1 divided by P1 into 100 कितना चेंज हो जाएगा, 100% चेंज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ proton and electron are same, proton and electron are same, then the ratio of linear momentum काइनेटिक एनर्जी सेम है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, प्रोटॉन पहले है P1 बाई P2 M1 बाई M2 इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंस मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये MP से MP कंस 1/√, 1836। क्वेश्चन 4। Question 4. The linear momentum of proton and alpha particle are same, then determine the ratio of kinetic energy, ओके। लीनियर मोमेंटम शेप में है तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, K1/K2 इक्वल टू M2/M1। M2 सेकंड पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, M अल्फा इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो K2/K1 इक्वल टू 4M1/M1 कैंसिल, ये आ जाएगा। और K2 इक्वल टू 4K1। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में।